अब नेक्स्ट लास्ट आपके दो हेडिंग्स बचते हैं, एक तो बैटरीज और एक कोरोजन। कोरोजन में भी क्या मेटल का ऑक्सीडेशन होता था, और जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता होगा तो साथ में किसी ना किसी का रिडक्शन भी जरूर होता होगा, क्योंकि जहाँ कहीं ऑक्सीडेशन हो वहाँ रिडक्शन भी होता है, और जब वहाँ रिडक्शन भी होता होगा तो इसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन का किस्सा हो जाएगा क्या। तो इसलिए उसे भी वो यहाँ पढ़ाता है। तो हमें अपनी कॉपी में जल्दी से लिखना है, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल to be used as for electrochemical cell to be used as commercial cell। कॉमर्शियल मतलब बोलते हैं बाजार में बिक जाएगा, उसकी बिजनेस ट्रेडिंग वेडिंग हो सकेगी। तो ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जिसका हम आंसर लिख रहे हैं सीधा। तो जरा याद करो, जो हमने डेनियल सेल बनाया था अपनी केमिस्ट्री में, वो 2 बीकर वाला था क्या? एक बीकर में जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट। वो वाला सेल आप दुकानदार के पास जाओ, भाई मुझे अपने रिमोट में डालने के लिए, टीवी रिमोट में डालने के लिए एक सेल दे दे, और वो आपको वो वाला बीकर, 2 बीकर वाला तामझाम उठा के दे, तो आप क्या उसे लेना पसंद करेंगे? क्या उसे लाके आप अपने रिमोट में डाल सकेंगे? क्या उस रिमोट को लेके आप अपने बेड में बैठ सकेंगे? आप सो जाएंगे और वो रिमोट वहाँ साइड में रखा रह जाएगा, साबुत सब खिन आ जाएगा सॉल्यूशंस। तो उस डेनियल सेल को, जबकि वो हमें करंट देता है 1.1 वोल्ट का करंट देता है स्टैंडर्ड डेनियल सेल, तो भी हम उसे कॉमर्शियल सेल की तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो कॉमर्शियल सेल होने के लिए क्या शर्तें हैं? तो हम बोल सकते हैं क्या, इट शुड बी लाइट, कॉम्पैक्ट, ड्यूरेबल। अगर वो कॉम्पैक्ट है, लाइट है, तभी तो आप उसे आराम से एक से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो क्या उसे हम कॉम्पैक्ट में कैटेगरी में माने, जो डेनियल सेल था हमारा? और दूसरा पॉइंट क्या बनाता है, इट शुड प्रोवाइड ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ। बोलो हाँ या नहीं? इस लाइन का मीनिंग समझ आया सेकंड का? इमेजिन करिए मेरे घर में वॉल क्लॉक में पेंसिल सेल डला है, आप सबके में भी डला हुआ है, और वो जो वॉल सेल डला हुआ है अचानक वो 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के बजाय 3 वोल्ट देने लगे, तो क्या होगा? क्लॉक की निडल तेजी से दौड़ेगी क्या? और बाकी घड़ी में अभी 4 से 4:30 बजे होंगे, और इस वॉल क्लॉक में 4 के 5 या 5:30 बज चुके होंगे, क्योंकि निडल। तो दुनिया का आधा घंटा उसमें, अभी दुनिया का तो आधा घंटा बीता है, उस घड़ी का 1-2 घंटा बीत गया होगा, और अचानक उसकी पोटेंशियल 1.5 वोल्ट के बजाय 0.5 वोल्ट रह जाए, तो दुनिया का तो अभी 4 से 4:30 बजा है, इस वाले का पता चला अभी 4 से 4:05 हुए, तो दुनिया का आधा घंटा बीत चुका है और इस घड़ी का 5 मिनट बीते, क्योंकि पोटेंशियल अचानक। अब बताओ इस लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया नहीं? कि उससे मिलने वाला पोटेंशियल लगभग कांस्टेंट रहना चाहिए। एग्रीड? कुछ मुश्किल बात नहीं थी, आराम से समझ आ गई होगी। अब कहता है ये जो कॉमर्शियल सेल्स हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, हम सबको आता है और ये फिजिक्स में भी आएगा। एक को वो कहेगा प्राइमरी सेल या सेल्स, और दूसरों को वो कहेगा, जब प्राइमरी वर्ड है तो दूसरा कौन आने वाला? सेकेंडरी सेल्स। अब वो प्राइमरी सेल की वाइवा वाले, एक दिन में बैठा हुआ था 12th के वाइवा में फिजिक्स में, वहाँ पे पूछ रहे हैं वो व्हाट इज प्राइमरी सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल, मैंने मेरे मुँह से निकला रही, तो केमिस्ट्री में भी आता है वो, फिर भी गोल जो स्टूडेंट थे जो भी थे वो। तो मेरे से वो पूछे प्राइमरी सेल, तो बड़ा आसान सा किस्सा है, मैं अपनी कॉमन सेंस से भी ध्यान रख सकता हूँ। क्या मेरे जो रिमोट में डलने वाला सेल है वो रिचार्ज हो जाता है? क्या वो यूज एंड थ्रो है? और जो मेरे इन्वर्टर की बैटरी है रिचार्जेबल है ना, तभी तो सालों चलती रहती है। अब इसका केमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट सोचो क्या होगा, कि इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होती होगी वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? बस हो गई तो हो गई। और इसमें जो सेल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? क्योंकि जब आप उसको चार्ज करना शुरू करते होंगे तो जो रिएक्शन डिस्चार्जिंग के वक्त हुई, अब उससे बोल दो सर, अब उससे उल्टी वाली रिएक्शन शुरू हो जाती होगी या नहीं? भाई आपके इन्वर्टर में आपको वो लाइट दे रहा है, इस वक्त लाइट गई हुई है, जैसी लाइट वापस आएगी क्या होगा? वो बैटरी वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, फिर चली गई वो फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? अंदर जो रिएक्शन है वो, अगर वो लाइट चले जाने पे आगे की तरफ जाती है तो लाइट आने पे वो
कॉमन सेंस काम कर गई। तो मैं इसी बात को बोलूँ, नॉट रिचार्जेबल। अब तो आगे के किससे सब मजाक रह गए। नॉट रीयूजेबल, यहाँ क्या आ जाएगा, रीयूजेबल। डन। अब हमारे से वो कहता है इनके एग्जाम्पल भी तो करो। तो एग्जाम्पल हमने बोला हमारे रिमोट में जो सेल है वो कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सिंगल यूज़ वाला ही है ना। अगर आप रिचार्जेबल वाला खरीद के डाल दो, उस साइज़ में रिचार्जेबल सेल भी आते हैं, अगर आप खरीद के बाई चांस अपने रिमोट में वो यूज़ कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन कॉमन तो कौन सा यूज़ करता है। तो उसको कॉमर्शियली ड्राई सेल भी कहते हैं, और शायद उसे लेंचे सेल भी कहते हैं, जो हमारे रिमोट्स में डला हुआ है। और दूसरा, हमारी रिस्ट वॉच में कैसा सेल डला है, शक्ल बताओ उसकी, फिजिकल एक्सप्लेनेशन। तो मैं बोलूँ क्या, बटन जैसा। तो वो मरकरी सेल होता है, जिसे आम भाषा में बटन सेल भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये दोनों प्राइमरी सेल के एग्जांपल हैं, जिन्हें दोनों की हमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग जैसी करनी है, जो याद करने का काम है, याद करने का मुद्दा है। और सेकेंडरी सेल के नाम पे जो हमारे इन्वर्टर में बैटरी लगी है वो, हाँ या नहीं। तो इन्वर्टर में जो बैटरी लगी है उसे हम नहीं जानते, उसे लेड स्टोरेज सेल कहते हैं। जो बैटरी बेचने वाले लोग होते हैं वो तो उसे बैटरा बोलते हैं। निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल एक होता है, सुनाओ किसी ने। तो ये 4 सेल हमें डिटेल में करने हैं, और फिर अचानक आके वो कहेगा कि जी एक नया किस्सा जनरेट हुआ। टाइप पूछे तो आपने टाइप्स में 2 ही सेल सुना के आने हैं, लेकिन अचानक उसने अलग से एक हेडिंग डाल दी है, फ्यूल सेल। तो मैं उसे थर्ड कैटेगरी में डालना चाह रहा हूँ। अलग से थर्ड कैटेगरी नहीं बनाई, कैटेगरी 2 ही बनाई है, अलग से फ्यूल सेल हेडिंग बना दिया बस। तो इन सब की कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमें करनी है। फ्यूल सेल के नाम पे वो हमें कौन सा वाला पढ़ाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ाएगा, जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी हमें करनी है। तो यहाँ आते ही जब आगे का लेक्चर शुरू होता है तो हमारे में से बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि जी रटने वाला सा है, याद नहीं हो रहा। तो नो डाउट रटने वाला है, हमें रटना तो लेकिन पड़ेगा, क्योंकि कोर्स में है। पूरा सेल नहीं आता, जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ ड्राई सेल की, लेक्लेंचे सेल की, उसमें से कुछ छोटी सी 1 या 2 लाइन वो की बात पूछा करता है वो, अगर पूछता है तो। और अब तो कई साल से वो कुछ भी नहीं पूछा उसने। तो आपने क्या करना है कि एक वेसल लेना है। तो सबने जो ये पेंसिल सेल होता है या रिमोट वाला ट्रिपल ए सेल होता है, उससे सबसे बड़े वाला वर्जन भी देखा, अगर गैस गीजर वगैरह हो उसमें डला है। तो पहले अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें, आज होगा नहीं लेसन खत्म, कल ही करना पड़ेगा। तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो उसमें क्या, यहाँ सब में रेड कलर की प्लास्टिक होती है, रेड कलर की ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक गोल्डन से कलर की टिप होती है मेटल की, गोल्डन से कलर की, और साइड में कंपनी का ब्रांड का लोगो वोगो सब छपा होता है। और बॉटम की तरफ से देखें तो क्या वहाँ से स्टेनलेस स्टील जैसा सा दिखता है, वाइट सा कलर का, स्टेनलेस का हो या एल्युमिनियम का हो, अजीब सा कलर का वाइट सा। तो इनफैक्ट क्या है कि ये जो पूरा है, यहाँ पे जहाँ मेरा पेन चल रहा है इस वक्त, ये चीज़ सिर्फ रेड वाला पोर्शन, ये ना एक आउटर कवरिंग उन्होंने टीन की, समझ लो पतली सी टीन की शीट की, उसको पहना दिया। असली सेल जो है ना वो अंदर है। ये टीन की वाली कवरिंग क्यों बनाई, क्योंकि ये जो सेल अब बाजार में आ रहे हैं ये सब लीक प्रूफ है। बिना लीक प्रूफ वाले अभी भी कहीं, अब तो मैंने सालों से देखे नहीं, लोगों की जेब में पैसे आ गए हैं हिंदुस्तानियों की, तो शायद बिकने बनने ही बंद हो गए हो, या बहुत वहाँ पे बिक रहे हो जहाँ वीकर सेक्शन रहता। तो पहले ही वाले जो लीक प्रूफ वाले आज की डेट में चलाते थे, ये इनसे बिना लीक प्रूफ वालों से काफ़ी कॉस्टली होते थे, तो वो वाले ज़्यादा बिकते थे। उस ज़माने में यहाँ पे टिन के बजाय ना एक पेपर का चढ़ा होता था, गत्ता टाइप का चढ़ा होता था, और उसके ऊपर कंपनी का लोगो बना होता था। ये तो इसलिए आ गया कि अंदर जो ना ये सेल टाइम बीतने के साथ लीक कर जाता, तो लीक करने पे वो इस शेल की कवरिंग के अंदर ही रहता, इस वजह से हमारा जो डिवाइस है उसे नुकसान। तो हम जब पेपर की कोटिंग वाला है ना उसे याद कर रहे हैं, अगर किसी को मिला हो, देखा हो तो देखना, उसका जो पेपर है वो इजीली टर्न, चाकू वाकू से काटो फट जाता था। तो फट जाने पर हमें ग्रे से कलर का एक मेटल का वेसल जैसा फील होता था, और वो जो ग्रे कलर का मेटल वेसल होता था वो किसका होता था, जिंक, जो किसका काम करता था, एनोड का। तो याद करो, हम जो जहाँ भी सेल डालते हैं वो स्प्रिंग यहाँ छू जाता है उसके बॉटम को, जिस डिवाइस में डालते हैं उसमें स्प्रिंग नहीं होता यूजुअली, तो स्प्रिंग बॉटम को छूता है, तो इसका मतलब बॉटम भी एक इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, और टिप एक दूसरी चीज़ को छूती है, तो एक इलेक्ट्रोड का काम टिप कर रही है और एक इलेक्ट्रोड का काम बॉटम कर रहा है। तो ये जिंक वेसल है जो किसका काम करने वाला है, एनोड का। और स्पेस का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अंदर ग्रेफाइट की एक रॉड होती है जो किसका काम करती होगी, ये एनोड है, तो वो बोला ना टिप भी एक इलेक्ट्रोड, ये भी एक इलेक्ट्रोड, तो ये किसका काम करती होगी, कैथोड का।
तो मैंने पढ़ा है खुद, कुछ फिजिक्स की बुक्स में लिखा है कि ग्रेफाइट एक्ट्स एज एनोड, लेकिन हमारी केमिस्ट्री कहती है कि इट सिंपली एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कलेक्टर। क्योंकि हमारी केमिस्ट्री के हिसाब से तो कैथोड होना चाहिए जिसका रिडक्शन होगा, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो ग्रेफाइट में तो कार्बन होता है, अगर उसका रिडक्शन है तो क्या ऐसा कुछ सीन? अब वो 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 2 नेगेटिव आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, सोचो। तो सी नेगेटिव आयंस कुछ हमने सुने हुए नहीं है। तो क्या होता है, इनफैक्ट इसके चारों तरफ ग्रेफाइट रॉड के दिख रहा है क्या ये रेड स्पॉट, ये ज़्यादा बारीक हो गया, इसके चारों तरफ ये भरा है कौन, MnO2 बोलूँ, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस ग्रेफाइट पाउडर का पाउडर, और ये काम करने वाला है किसका, तो इसमें भी MnO2 कैथोड का काम करेगा। सचमुच में रिडक्शन MnO2 का, कार्बन पाउडर तो फिर से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है। तो ये कौन भरा है इनफैक्ट, बोलो, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। अब यहाँ पर वो इस जगह पे वो सी लगा देता है प्लास्टिक की। अभी भी कुछ खाली जगह दिख रही है क्या, बोलो सर? तो ये खाली वाली जगह पे ये क्या भर देता है, इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, मॉइस्ट पेस्ट। मॉइस्ट पेस्ट मतलब पानी मिला उसमें, NH4Cl एंड ZnCl2, इन दोनों का पेस्ट बना के यहाँ इस खाली जगह में भरा होता है। वो किसका काम करता है, तो याद करके देखो, अगर मुझे कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, उसमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चाहिए। तो अब इसके ऊपर सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन, व्हाट इज द एनोड इन लेक्लेंचे सेल, तो आपका जवाब जिंक वेसल। बोलो, व्हाट इज कैथोड इन लेक्लेंचे सेल, तो मिक्सचर ऑफ MnO2 एंड कार्बन पाउडर। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड इन द लेक्लेंचे सेल, इट सिंपली एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कलेक्टर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन लेक्लेंचे सेल, तो ये अब याद ही रखना पड़ेगा ना हमें। एनोड पर ऑक्सीडेशन होना कुछ भी मुश्किल नहीं है, नींद में भी समझ में आ रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन ऐसे ही होता है, जिंक पर हमेशा 2+ चार्ज ही आता है। अब कैथोड पर दिक्कत है, कहता है कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो टिपिकल है, 3-4 स्टेप्स में शायद होती है, पक्के से मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी टिपिकल है। तो वो 3-4 स्टेप वाली या वो टिपिकल वाली रिएक्शन याद रखनी, बतानी, समझानी मुश्किल है। तो इसलिए NCERT ने क्या रास्ता निकाला, हम स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया छूट दी कि आप उस रिएक्शन को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ऐसे अप्रॉक्सीमेट कर लो। MnO2 ये वाला पेस्ट में से कौन आया, अमोनियम आयंस, और क्योंकि रिडक्शन होना है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, और ये एक प्रोडक्ट बना NH3 अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया गैस। अब बोर्ड के पेपर में एक बार आ गया कि गिव द कैथोडिक रिएक्शन फॉर लेक्लेंचे सेल एंड जस्टिफाई दैट रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन इट, या हाउ कैन यू से दैट MnO2 एक्ट्स एज कैथोड इन लेक्लेंचे सेल। तो आपने क्या करना था, बस इस MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +4 है, जिसे नहीं निकालना आ रही है बोलो कि नहीं आ रही सर, बोल दिया करो सर, शर्माना नहीं है। देखो Mn की x 2 की 2 × -2 इज इक्वल टू नेट 0, x कम्स आउट टू बी +4, एग्रीड। अब इधर आइए, इस O पे क्या चार्ज माने, जब कहीं O कंपाउंड में हो तो इन जनरल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं, -2, और OH पे हाइड्रोक्साइड आयन -1, तो -2 वाला ये है, -1 वाला ये है, तो ये सारा मिला के +3 का होगा या नहीं। तो +4 से +3 होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इट इज द केस ऑफ रिडक्शन। अब इसके ऊपर 1 मार्क्स के और क्वेश्चन क्या आए हुए हैं बहुत साल पहले, अब तो नहीं आ रहे। क्या आपके घर में, आपके बेड पर, आपके किनारे अगर रिमोट पड़ा हो तो उस रिमोट पर क्या कहते हैं, से बैड स्मेल ऑफ अमोनिया आ रही होती है, बोलो क्या कह रहे हैं कि इसमें से अमोनिया की स्मेल आनी तो चाहिए क्योंकि अमोनिया प्रोडक्ट है, लेकिन अमोनिया की स्मेल उसमें से आती तो नहीं है। तो व्हाट इज द रीजन, तो जल्दी से लिख रहे हैं, इट डज नॉट स्मेल्स अमोनिया, जबकि अमोनिया प्रोडक्ट है, फिर अमोनिया की स्मेल क्यों नहीं आ रही है, अमोनिया की स्मेल तो बड़ी गंदी सी होती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, अंदर जिंक आयंस हैं क्या, वो जिंक आयंस निकलने वाली अमोनिया गैस को पकड़ पकड़ कर, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब क्या,
तो सारा अमोनिया जो बन रहा है वो अंदर ही ट्रैप होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, बाहर वो आता ही नहीं। दूसरा, प्रोवाइड्स पोटेंशियल ऑफ अबाउट 1.5 वोल्ट। सब पेंसिल सेल वगैरह जितने होते हैं सब पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे सब पे साइड में प्रिंटेड होता है 1.5 वोल्ट। और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा बार पूछा उन्होंने, जब अभी पूछा करते थे, वो क्या, इट्स लाइफ continues to decrease even if not in use। जब ये खर्च नहीं हो रहा होता तब भी इसकी लाइफ घटती रहती है। यानी दुकानदार के पास अगर सील बंद सेल पड़ा है और वो साल भर पुराना है और वो आपसे कहे कि जी ये सेल ले लो, ले जाओ, जब आपने यहाँ सेल लेने के लिए गए और आपने उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख ली तो आप कहोगे नहीं तो बहुत पुराना है। वो कहेगा सेल का क्या जाता है, सील बंद रखा हुआ है सर, मैंने इसे यूज़ थोड़ी किया हुआ है। तब भी आप उसे नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ लगातार, क्यों? तो वही तो बात है भाई, क्यों? तो बिकॉज एसिडिक पेस्ट, ये जो पेस्ट है ना ये एसिडिक नेचर का हो गया, समझ रहे हो? पानी में घुलने के बाद ये पेस्ट एज होल कैसी नेचर का है, एसिडिक, क्योंकि अंदर HCl बनेंगे ना। देखो जब आयनाइज हो जाएगा तो पानी का H+ और ये Cl नेगेटिव एक बार को इमेजिन कर सकते हैं HCl जैसे बन गए होंगे। और ये एसिडिक पेस्ट जो है ये जिंक के कांटेक्ट में है क्या, देखना इस फिगर को देख के याद आ रहा है जो है ये क्या है, ये क्या है, पेस्ट। और ये कौन है ब्लैक कलर की लाइन, जिंक। तो एसिडिक पेस्ट कोरोड्स द कंटेनर। तो जब हम कहते हैं ना हमारा सेल लीक हो गया तो यही तो होता है, उसमें जो ये जिंक का कंटेनर होता है ना इसमें छेद हो जाता है और छेद होकर वहाँ से जो अंदर का पेस्ट वेस्ट है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। देखा होगा सबने किसी ना कभी लीक हुआ सेल तो। अब मरकरी सेल लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड, समझते हैं हियरिंग एड का मतलब? जिन लोगों को कम सुनाई देता है वो कान में एक छोटी सी डिवाइस लगाते हैं तो उसको बोलना है हियरिंग एड। तो वो इतनी छोटी सी डिवाइस है और उसमें सेल डला है तो उसमें सेल तो और भी छोटा सा ही होगा ना। आपको मैंने बोल दिया था हमारी रिस्ट वॉच में जो बटन सेल डला है उसकी बात कर रहा, बोलो। तो अब इसमें कहो तो सर मैं ऐसे लिख के दिखाऊँ, कहो मैं इसी में टिक करा दूँ, समझा दूंगा, रिएक्शन लिखवा के बता दूंगा लिख के, थोड़ा हमारा टाइम बच जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लोगे ना आराम से, हर हाल में नोट्स बना लोगे। सिर्फ टिक वाली बात को लिख देना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना एनोड डैश लिखा है अभी, क्या, ड्राई सेल, जिंक वेसल। तो इसी तरह यहाँ एनोड कौन, मैं गलत बोल गया हूँ सर, एक मिनट, फिगर में ध्यान साइड में देख रहा था आपकी इसलिए। एनोड कौन है, एनोड तो वेसल को ना होता है ना। तो एनोड इज जिंक का वेसल है और अंदर ही उसके मरकरी भी भरी है। तो जिंक मरकरी जिसमें एज ए कॉन्स्टेंट आ जाए तो उस एलॉय के साथ एमालगम वर्ड लगाते हैं ना, नहीं सुना आप कभी? जिस एलॉय में कॉन्स्टेंट मरकरी हो उसे एलॉय कहते हैं, एमालगम कहते हैं। अब वो किसका काम कर रहा है, एनोड का। तो मैं ऐसे लिखता हूँ अपनी रिएक्शन में जैसे बुक वाला लिखता है वैसे नहीं लिखता, Zn अमालगम, यानी एनोड का होना जिंक अमालगम है, जिंक के साथ कौन मिक्स हुआ है, मरकरी। ये एनोड का काम करने वाली है। फिर पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज कैथोड, कैथोड का काम कौन कर रहा है, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। तो कार्बन का तो कोई रोल नहीं रहा होगा, रोल किसका रहा होगा, HgO का। बड़ी आसान रिएक्शन है, बस ये ध्यान रह जाए किसको लेना। और उसके लिए भी ट्रिक दे दी मैंने, बटन सेल का जो स्टील जैसा वेसल दिख रहा है वो किसका है, जिंक का। उसके ऊपर कुछ पॉलिश वॉलिश मार रखी है जो हमें स्टील जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब पेस्ट भी होना है, तीसरी चीज इलेक्ट्रोलाइट भी होना है, तो वो किसका है, KOH और ZnO का पेस्ट। तो 3 पॉइंट्स बना लेंगे नोट्स में, क्या, एनोड ZnHg, कैथोड, बोलो जल्दी जल्दी, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट ऑफ प्लस ZnO। इस तरह लिख लेना और फिर एनोड की रिएक्शन लिख लेना, फिर कैथोड की रिएक्शन लिख लेना। अब देखो पेस्ट में कौन है, KOH के नाम पे OH नेगेटिव आयंस है क्या, तो बस यहाँ पे मुझे वो वाले OH नेगेटिव आयंस रखने हैं। और ध्यान देना ये Zn साहब इस O को पकड़े तो ZnO बनाए, अकेला कौन रह गया, H। बैलेंस हो नहीं रहा तो क्या करूँ, यहाँ 2 रख दूँ, यहाँ 2 रखने से क्या होगा, 2H और 1 O, और बोलो हो जाएगा अरेंजमेंट या नहीं हो जाएगा।
अब बढ़िया ट्रिक क्या है देखना ध्यान से, बस मुझे कैथोड का HGO याद रह जाए, जो यहाँ साइड प्रोडक्ट्स है ना वो यहाँ लिख दो, और HGO का रिडक्शन होना है तो क्या बन जाएगा, O छोड़ देगा, और यहाँ देखो जो साइड रिएक्टेंट बोल दूँ एक बार के लिए, मेन रिएक्टेंट तो ये है, इसको साइड रिएक्टेंट, तो जो इधर का साइड रिएक्टेंट है वो इधर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो इधर वाले इधर आ गए और इधर वाले साहब इधर चले गए। अब जरा याद करके देखो, सॉरी इन्हें ऐड करके देखो क्या बन रहा। इतनी आसान सी रिएक्शन थी, इससे आसान रिएक्शन क्या होगी, वो इधर से इधर आ गया, हाँ या नहीं। तो अब इसके ऊपर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखवाता है, एक तो कहता है कि ये 1.1 वोल्ट पोटेंशियल देता है, जैसे अभी ड्राई ने कितनी दी थी 5, और ये देता है 1.1। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोवाइड्स लिखना हो लिख लो कांस्टेंट, बल्कि लिखना ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ, अपनी ज़िंदगी भर ये लगभग कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्ट वॉच पहले दिन तेज चले और दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते तक जाते जाते स्लो हो जाए, और 2 महीने बाद तो बहुत ही स्लो हो गई है कि जिसका सेल खत्म होने लगा। यूजुअली क्या होता है, या तो एकदम रुक जाती है, या फिर आखिर में आके जब आपका सेल खत्म होता है तब वो एकदम से स्लो डाउन करती है, या धीरे धीरे स्लो हो जाती है। बोलो सर, ये तो प्रैक्टिकल बात है। आखिर में एकदम से बैठती है ना लगभग, या तो एकदम रुकी जाती है, और या फिर तब वो स्लो पड़ती है एकदम से कि ये चली नहीं ना के बराबर। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल दे रहा है थ्रू आउट ऑफ लाइफ। तो वो पूछता है क्यों, तो बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। देखो ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन है क्या, whose concentration will change with time। नेक्स्ट इक्वेशन याद है क्या, ऐसा कुछ होता था, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। क्या यहाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कुछ आयंस वायंस आते थे, हाँ उन्हीं की तो कंसंट्रेशन लिखते थे आप, और वो आयंस की वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही होगी, प्रोडक्ट वालों की बढ़ती जा रही होगी, रिएक्टेंट वालों की कम होती जा रही होगी, तो ये वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी या नहीं। और अगर ये वैल्यू चेंज होती रहेगी तो ई सेल की वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी या नहीं। लेकिन यहाँ लॉग के बाद, इस रिएक्शन में लॉग के बाद कुछ होगा ही नहीं, क्यों, ZnO भी सॉलिड, मरकरी प्योर लिक्विड, ZnO सॉलिड, HGO सॉलिड, तो इनकी कंसंट्रेशन यहाँ होंगी ही नहीं, और जब होंगी नहीं तो ये वैल्यू लगातार चेंज, और लगातार चेंज नहीं होगी तो ई सेल की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज। तो ये लाइन का मीनिंग समझ आ गया, ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन हुज कंसंट्रेशन विल चेंज विद टाइम। बोलो आया कि नहीं। अब सेकेंडरी सेल में आते हैं, और सेकेंडरी सेल में, हाँ जी बोलो, हाँ आप सही कह रहे हो, मैं गलत लिख गया हूँ, क्योंकि 1.1 वोल्ट मेरे दिमाग में वो डेनियल सेल वाला किस्सा चल गया। बिल्कुल सही कहा मैडम ने, यहाँ पे 1.35 है सर, ये मेजर मिस्टेक हुई, यहाँ 1.35 वोल्ट है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल की डेफिनेशन तो हमने ऊपर लिख दी या नहीं, और सेकेंडरी सेल में सबने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, सब जानते हो, मेरे बोलते बोलेगा अरे ये तो पता था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोड वहाँ लेड का होता है और कैथोड वहाँ ग्रिड ऑफ लेड। ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ मैं कि लेड की प्लेट्स हैं और उनके बीच में कौन भरा, पैक्ड विद PbO2। तो बोलो क्या, लेड डाइऑक्साइड। लेड की प्लेट्स, उनके बीच में क्या भरा है, बोल दो सर, लेड डाइऑक्साइड PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट कौन है 38% H2SO4। अब एनोड की रिएक्शन क्या होनी है, तो देखो Pb प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट क्या बन गया, देखो बैलेंस हो गई क्या, क्योंकि उधर पढ़ाने में भी इतना टाइम लगा जितना लिखने में लग रहा है, तो लिख ही लेता है। फिर एनोड कौन, हाँ कैथोड कौन, बोलो सर। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ सल्फेट भी लेना है। कैसे याद आ रहा है आपको, क्योंकि मुझे ये याद है कि ब्लड स्टोरेज सेल में आपको भी इसी तरह दिमाग में रखना है, दोनों में मेन प्रोडक्ट सेम ही होता है, तो सल्फेट तो यहाँ भी चाहिए, तो इसलिए फिर से किसे बुलवा लो। अब ये O2 को तो किसी को सौंपना पड़ेगा, ये O2 है तो किसको सौंपो, किसको सौंपो, 2 को संभालने के लिए 4 H चाहिए क्या, तो हाँ एसिड तो तैयार ही रहा, उस एसिड में से H+ भी आ गए। देखना बैलेंस हो गई क्या, चार्ज भी और एटम्स भी।
ट्रिक समझ आई क्या है कि दोनों में प्रोडक्ट PbSO4 है, तो उसके लिए मुझे क्या याद आ जाता है कि भी दोनों साइड क्या ले लो, सल्फेट। अब इस O को संभालना है तो किसे बुलवाओ, H+ को। तो ये जो रिएक्शंस हम लिख रहे हैं ऊपर के तीनों सेल में लिखी है, चार्जिंग की है या डिस्चार्जिंग की है? चार्जिंग। ऊपर वाले दोनों सेल चार्ज हुए थे क्या आपके, या डिस्चार्ज होते हैं? तो ये भी डिस्चार्ज किया है। भाई आपका ड्राई सेल कभी चार्ज होता है क्या? मरकरी सेल कभी चार्ज होता है क्या? वो तो सिर्फ डिस्चार्ज ही होते हैं। तो उसी तरह ये भी किसकी रिएक्शन है, डिस्चार्ज। मरकरी सेल का फोटो नहीं करना है, लेड स्टोरेज सेल का फोटो भी नहीं करना है। चलो कुछ तो सुकून आया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, और बहुत सारी बुक्स में गलत दिया हुआ है। ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता होगा? तो लोग बोले रिएक्शन उल्टी हो जाएगी क्योंकि रिवर्सिबल है। तो PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाए, हाँ या नहीं? और दूसरी रिएक्शन में क्या हो, रिवर्स हो गई या नहीं हो गई? तो ये रिएक्शंस हो गई ड्यूरिंग चार्जिंग के। अब ये कौन है, ये एनोड है क्या थोड़ा, बोलो जल्दी। और यही बुक्स में गलत लिखा हुआ है। वो क्या करते हैं कि जी एनोड वाली रिएक्शन को रिवर्स करके एनोड की रिएक्शन कहते हैं। वही अब तो रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कैथोड की रिएक्शन ये वाली होगी, ना कि इसकी रिवर्स वाली। यानी एनोड की रिएक्शन को जब आप रिवर्स करके रखोगे तो वो किसकी रिएक्शन हो जाएगी, और कैथोड की रिएक्शन को जब रिवर्स करके रखोगे तो वो किसकी हो जाएगी, मान गए? तो ये इंपॉर्टेंट है चार्जिंग की, ड्यूरिंग चार्जिंग की रिएक्शंस। नोट कर लिया। ये दो है ना, इस Pb ने और इस सल्फेट ने मिलकर तो PbSO4 बना लेना। तो अब इन O2 को किससे संभालवाएं? ऐसा तो है नहीं हमारे जो लेड स्टोरेज सेल है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता हो, फिर तो बढ़िया रहता। भाई हम कहते हैं लेड स्टोरेज सेल का फायदा है, क्या फायदा है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता रहता। तो इस O2 को किसको गिफ्ट में दे दिया? दो संभालने के लिए 4H चाहिए, इसलिए 4H बुलवा लिया, और एसिड में H+ तो तैयारी रहते। हो गया। अब सर यहीं रोक रहे हैं, टाइम ज़्यादा